इतनी डाइवर्सिटी के बीच कुछ ही आवाजें होती जो सबको एक साथ जोड़ पाती, और उन्हीं आवाजों में से एक नाम था जुबिन गर्ग। लेकिन सवाल ये है, जुबिन गर्ग कैसे अपनी जान खो बैठे? क्या ये सच में एक साधारण मौत थी या इसके पीछे कुछ और राज छुपे थे? असम एक ऐसी जगह है जहां 40 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और उन्हें बोलने वाली कई कम्युनिटीज और इतने ग्रुप रहते हैं। इतनी डाइवर्सिटी के बीच कुछ ही आवाजें होती जो सबको एक साथ जोड़ पाती, और उन्हीं आवाजों में से एक नाम था जुबिन गर्ग। उन्होंने अपने गांव से निकलकर अपनी आवाज, अपने शब्दों और अपने म्यूजिक के थ्रू असम जैसे डाइवर्स स्टेट को इमोशनली एक साथ बांध के रखा। जुबिन सिर्फ एक सिंगर या सेलिब्रिटी नहीं थे, वो एक मोमेंट थे। वो लोगों के दिल की आवाज थे। या अली और दिल तू ही बता जैसे लेजेंडरी गाने देने के साथ साथ उन्होंने कोविड और असम फ्लड जैसे मुश्किल वक्त में अपने लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पर हेल्प भी की। बॉलीवुड में सक्सेस मिलने के बाद भी उन्होंने अपने कल्चर और अपने रूट्स को पीछे नहीं छोड़ा। उनका आउटस्पोकन नेचर, गलत चीजों के अगेंस्ट खुलकर बोलना और सिस्टम से सवाल करना ही इतना रिलेटेबल और लवेबल बनाता था। और इसलिए जब अचानक 19 सितंबर को सिंगापुर से उनकी डेथ की न्यूज आई तो लोगों के लिए इस पर यकीन करना नामुमकिन। लेकिन ये शॉक और डिसबिलीफ ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे उनकी मौत के रीजन सामने आने लगे, दुख आउटरेज में बदल गया। लोगों का मानना है कि जुबिन गर्ग की मैनेजमेंट टीम की गलती ही उनकी मौत का सबसे बड़ा रीजन थी। लेकिन सवाल ये है, कैसे अपनी जान खो बैठे? क्यों उनकी वाइफ ने उनके सबसे करीबी दोस्त और मैनेजर के खिलाफ केस रजिस्टर करवाया? क्या यह सच में एक साधारण मौत थी या इसके पीछे कुछ और राज छुपे थे? जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के टूरा में हुआ। वो एक रिस्पेक्टेड और टैलेंटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर मोहिनी मोहन सिविल सर्विस में थे, लेकिन जब वो ड्यूटी पर नहीं होते थे तो लिरिक्स और पोएम लिखते थे। पेन नेम कपिल ठाकुर से। उनकी मदर इली बोरथकूर एक सिंगर थी और उनकी 2 बहनें थी, जोनकी और पमी। जोनकी भी सिंगर और एक्ट्रेस थी, जबकि पमी ने स्टडीज चूज की और एक रिनोवेंट जियोग्राफी प्रोफेसर बनी। इस फैमिली बैकग्राउंड से यह समझना मुश्किल नहीं था कि जुबिन को ये आवाज और एक्टिविटी कहां से मिली। उनकी माँ ही उनकी पहली टीचर। भले ही जुबिन मेघालय में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी परवरिश आसाम में हुई और इसी वजह से उनका आसाम से अलग ही कनेक्शन बन गया, क्योंकि उनके फादर की पोस्टिंग आसाम में ही थी। उनके फादर की सर्विस जॉब की वजह से वो कभी भी परमानेंट दोस्त नहीं बना पाते थे। वो अपनी पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका मेन फोकस म्यूजिक पे था। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते जुबिन सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे और मेनली वो असमीज सॉन्ग ही गाते थे। उन्होंने असमीज फ्लोक म्यूजिक को मॉडर्न हिप हॉप और R&B के साथ ब्लेंड किया, जिससे ओल्ड जनरेशन के साथ साथ यंग जनरेशन भी कनेक्ट कर पाई। उनके गाने सिर्फ मेलोडीज तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि हमेशा एक पावरफुल मैसेज होता था। कॉलेज में BSc शुरू करने के बाद उन्होंने अपना कोर्स ड्रॉप कर दिया, पूरा फोकस म्यूजिक कैरियर पर शिफ्ट कर दिया। ये एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन उनके टैलेंट और विजन को देखते हुए ये एक नेचुरल चॉइस थी। उनका प्रोफेशनल कैरियर तब स्टार्ट हुआ जब 1992 के यूथ फेस्टिवल में उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल जीता। उसी साल उनका पहला एल्बम अनामिका रिलीज हुआ, जिसमें गाने के आने जैसे सॉन्ग थे जो उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में लिखे थे। 1992 से 1995 के बीच उन्होंने कई असमीज एल्बम रिलीज किए और लगभग सभी हिट रहे। 1995 में वो असम से मुंबई शिफ्ट हो गए और बॉलीवुड में काम शुरू किया। ये पहली बार था
जब एक असमीज आर्टिस्ट अपने कल्चर को बॉलीवुड जैसे बड़े स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहा था। मुंबई जाने के बाद भी जुबिन ने अपने रूट्स नहीं भूले। हिंदी एल्बम भी सक्सेसफुल रहे और प्रूव हो गया कि वो किसी एक लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं थे। 2002 में जुबिन ने गरिमा साइकिया से शादी की। ये एक लव मैरिज थी। कास्ट इश्यूज की वजह से काफी प्रॉब्लम आई और इसी दौरान जुबिन ने अपनी बहन जॉनकी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। ये उनकी लाइफ का सबसे डार्क फेज था। लेकिन 4 फरवरी 2002 को गरिमा से शादी के बाद धीरे धीरे उनकी लाइफ वापस ट्रैक पर आने लगी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग और फिल्म मेकिंग पे भी फोकस किया। असमीज अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई और रीजनल सिनेमा को नेशनल आइडेंटिटी दी। वो असमीज, हिंदी और बंगाली म्यूजिक में इक्वली एक्टिव थे और एक मल्टी कल्चर आइकन बन चुके थे। उनकी पॉपुलैरिटी का रीजन सिर्फ उनका म्यूजिक नहीं था, बल्कि उनका सोशल वर्क और चैरिटी और लोगों के साथ खुलकर बोलना भी था। फ्लड्स हो या पॉलिटिकल इश्यूज, जुबिन हमेशा अपने ऑडियंस के साथ खड़े रहते थे और इसी वजह से उन्हें एक लिविंग लेजेंडरी माना जाता था। 2025 तक जुबिन 52 साल के हो चुके थे, लेकिन उनकी एनर्जी और स्वैग अभी भी वैसा ही था। वो मुंबई का हसल छोड़कर परमानेंट असम शिफ्ट हो गए थे और कल्चरल शो पर वापस फोकस कर रहे थे। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए गए थे, लेकिन 19 सितंबर को यॉट ट्रिप के दौरान एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विमिंग के दौरान उन्होंने लाइफ जैकेट हटा दिया और थोड़ी देर बाद वो पानी में मोशनलेस मिले। हॉस्पिटल में ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। News that's coming in from Singapore now. It is with regards to singer Zubin Garg's sudden death in Singapore. The Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has said Zubin died while he was swimming without a life jacket. इसके बाद जो हुआ उसने पूरे असम को हिला कर रख दिया। मैनेजमेंट की गलती, मल्टीपल एफआईआर, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन, वायलेंस, प्रोटेस्ट, कॉन्स्पिरेसी एलिगेशन, सब एक के बाद एक सामने आते गए। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक आवाज का खामोश हो जाना है। और जुबिन गर्ग वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो इमोशंस थे, वो एक इंस्पिरेशंस थे। और जब तक जुबिन गर्ग का सच सामने नहीं आ जाता, तब तक एलिगेशंस फैलाना बंद करना जरूरी है, क्योंकि सच को जस्टिस तक पहुंचाने के लिए शोर नहीं बल्कि सब्र चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का केस। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।